नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमीक मोहत्रा दादा। हम बात करने वाले हैं कुछ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं एंड एक नहीं बहुत सारी चीजें चल रही है। देखिए, दादा ने पेन उठा के नोट करना भी शुरू कर दिया। अजीत दोवल गोइंग टू चाइना। सबने कहा ब्रिक्स की मीटिंग है, ये वो। नो, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन बिहाइंड। जयशंकर गोइंग टू रशिया। सबने कहा नहीं, अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है रशिया के साथ। वो पेपर के लिए, न्यूज पेपर के हेडलाइंस के लिए, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन बिहाइंड। एंड उसके बाद बहुत सारे एनालिस्ट इस वक्त सेंस कर सकते हैं दैट देयर इज अ बिग इवेंट कमिंग। अब ये इवेंट वॉर क्यों लग रहा है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स की इंडिया पे बहुत बड़ा खतरा मंडा रहा है। जिस तरीके से मोदी जी बहुत सारी कंट्रीज के साथ टाई अप्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान उधर सक्रीक और अपनी आर्मीज डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रोन्स लगा रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे टिल द एंड। सो दादा, वेरी वेलकम ऑन द शो। तो मेरा सादर अभिनंदन। पर मैं बहुत अच्छी खबर तो लेके नहीं आया हूँ, लेकिन ठीक है, इसका जो नतीजा है उससे शायद भारतवर्ष फाइनली एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के आ सकता है। तो बड़ा ये है कि हमारे जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में ये कंसेंसस है कि पाकिस्तान 100% कोई बड़ा सा प्रोवोकेशन करेगा भारतवर्ष के ऊपर और एक यूक्रेन टाइप युद्ध बनाने की स्थिति कोशिश की जाएगी उसको चलाने की। ये होने वाला है अगले 4 से 6 महीने के अंदर। ये प्रोवोकेशन भी आएगा और वो युद्ध वाली स्थिति भी हमारे समक्ष होगी। तैयारियां बहुत करी गई हैं और इसके पीछे की कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उससे साफ होगा कि ये क्यों होगा और इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक कंसेंसस और ये निकल के आ रहा है कि अमेरिका और चाइना एक G2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिसकी पहल अमेरिका ने करी है। इसलिए नहीं कि वो चाइना को पसंद करती है या चाइना को ही वो पुश करना चाहती है इस दिशा में। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका को ये प्रतीत हो गया है कि प्रैक्टिकली वो एक पूरे विश्व पे वर्चस्व बनाने वाली ताकत अब रह नहीं सकती। उसको विथड्रॉ करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत हाई हैं यूएस के अंदर। वहां पे आपका बॉन्ड मार्केट जिस स्थिति में है, उनका कर्जा, सरकारी कर्जा जिस स्थिति में है, और फिर जो निजी क्षेत्र में लोगों ने कर्जे ले रखे हैं, एआई के लिए जो लोगों ने कर्जे उठा रखे हैं, ये सारे जो चीजें हैं वो अमेरिका को उस दिशा में धकेल रही हैं कि आप एक विश्व भर का पुलिस स्टेट अब मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप वो जो डंडा राज चलाते थे उसमें से कई जगहों को आपको गिव अप करना पड़ेगा। तो एक गिव एंड टेक है। तो उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनका जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है, जिसके तहत अमेरिका कंट्रोल्स जो 2 महादेश हैं अमेरिका के, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, उसको अमेरिका कंट्रोल करती है, उसको अपना टेरिटरी मानती है। उसमें अपना इन्फ्लुएंस वो लोग लाएंगे और यूरोप को भी वेस्टोस्फीयर के तहत, क्योंकि यूरोप अमेरिका की अधिकतर आबादी की जनक है, तो यूरोप को भी वो लोग अपने स्फीयर में रखेंगे। लेकिन बाकी जो सारा इलाका है, जैसे एशिया को पूरी तरह से वो चाइना के सुपुर्द कर देंगे। कुछ रीजनल पावर्स को अपने लिए खुद फेंड करें, वो उस दिशा में वो लोग धकेलेंगे, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण नजर आता है। और उसी से मैं बताऊंगा कि क्यों भारत के ऊपर आक्रमण हो सकता है। तो अभी मक्का पैक्ट हुआ। मक्के पैक्ट में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की, सबको पता है ये 3 देश हैं। अभी चौथा इजिप्ट को न्योता दिया गया है, बांग्लादेश को न्योता दिया गया है और हाल ही में ईरान को न्योता दिया गया है। ये पैक्ट इसलिए बनाया क्योंकि गल्फ को डिफेंड करने में अमेरिका अक्षम रही है, उसके बेस तबाह हो गए हैं और उसकी जो कैरियर बैटल ग्रुप बेस्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी अभी इस वक्त पस्त है। तो विथड्रॉ कर गए ये लोग। उनका एक भी कैरियर ग्रुप अभी गल्फ के आसपास नहीं है और उनका नियरेस्ट बेस डिएगो गार्सिया है, गल्फ के बेसिस पर यूज नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है। तो उन्होंने कहा क्यों ना लोकल देशों का एक नया जखीरा बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए और इनको अपना एक नाटो बना के हम लोग पीछे हट जाएं। और वो हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम इनको अस्त्र तो बेच ही पाएंगे, तो हमारे लिए वो लाभदायक होगा। और अभी इसको मेंटेन कर पाना हमारे लिए अब पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है जिसमें
पाकिस्तान अपना उसका जो न्यूक्लियर आर्म्स है वो प्रोवाइड करती है, सऊदी अरेबिया पैसा देती है, और तुर्की जो है वो एडवांस्ड वेपनरी, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सामान वो देती है। और उसके पास भी आईएसआई से भी ज्यादा अच्छा एक स्पाई एजेंसी है तश्किलात बोल के, जो काउंटर इंटेलिजेंस और ब्लैक ऑप्स भी करती है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें। तो एक इस्लामिक नेटो की जो ये सुहाना सफर है उन्होंने चालू किया है। इस सुहाने सफर में देखिए पाकिस्तान को तो हवा मिल गई, अब तक वो देश जो है वो अंदर से तो टूट ही रहा है और वो रुकेगा नहीं वो प्रोसेस। लेकिन अगर वो बाहर की दिशा में कुछ गतिविधि कर दे और उसको यूक्रेन जैसा सपोर्ट मिल जाए तो उसका इकोनॉमी सस्टेनेबल हो जाएगा। पाकिस्तान का जो सालाना डेफिसिट है वो हमेशा 8-10 बिलियन डॉलर का रहता है, वो तो भीख मांग मांग के उसको पूरा करती है। तो भीख मांगने की दरकार नहीं होगी अगर सऊदी अरेबिया जो है पैसा दे दे। इंडिया के विरुद्ध अगर वो युद्ध करती है तो यूक्रेन जैसे 40-50 बिलियन डॉलर साल का खर्च रही है, उतनी की आवश्यकता नहीं है, ये सस्ती फौज है। तो सस्ता यूक्रेन बनाने के लिए पाकिस्तान को 8 या 10 बिलियन डॉलर की ही जरूरत है, जिससे वो सस्ते चाइनीज हथियार और थोड़े से ज्यादा कीमती तुर्की के हथियार वो सब ला सकती है। और एक चीज और है कि तुर्की के लोग पाकिस्तान में फैक्ट्रीज भी लगा रहे हैं उनके हथियार बनाने के लिए। तो ये वो फैक्ट्रीज हैं जो 2-3 महीने में ही चालू हो सकते हैं। दे आर नॉट लाइक मैसिव फैक्ट्रीज। ड्रोन बनाएंगे ये लोग, ज्यादातर ड्रोन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसको असेंबल करेंगे। तो ये जो अभी स्थिति बन के निकली है, और हमने एक पॉडकास्ट किया था, दूसरों ने भी उसको हाईलाइट किया है, लोगों को पता लगा कि 60 घंटे से एयरक्राफ्ट उतर रहे हैं नूर खान और मुरीद के में। वो 60 घंटे की बात नहीं थी, वो 80 घंटे की बात थी। 100 के लगभग सॉर्टीज हुए और 7-8 हजार टन सामान उतारा गया चाइना और तुर्की से। लेकिन पिछले 1 साल से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। इनके जो एयरफील्ड्स हमने नष्ट कर दिए थे, रनवेज नष्ट कर दिए थे, उनको मोरलेस रिपेयर कर लिया गया है। सैटेलाइट्स में भी वो नजर आ रहा है। यू कैन स्टिल सी द मार्क्स जहां पे वो रिपेयर किया, लेकिन रिपेयर्ड है। और दूसरा जो इनका नष्ट हुआ था, जैसे F-16 नष्ट हुए थे, एक एवैक हमने मार के गिराया था, एक एवैक ग्राउंड पे नष्ट किया था। उनके जो रेडार, उनका जो रेडार नेट है उस पे भी हम लोगों ने आक्रमण किया था। ये सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं। एंड नाउ इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड रेडार्स फॉर एग्जांपल, उन्होंने ट्रक माउंटेड एक चाइनीज सिस्टम है YJ-18 बोल के, वो लगा दिया है। तो वो ट्रक माउंटेड रेडार यूज कर रहे हैं, तो यानी कि वो मूव कर सकते हैं। अगर हवाई हमला आया तो वो ट्रक मूव कर जाएगा। इस टाइप की चीजें हो रही हैं। और फिर उन्होंने उन अस्त्रों पे जोर दिया है जो थोड़े से डिफेंसिव है। इसका मतलब क्या है कि वो लोग सक इन करना चाहते हैं भारतवर्ष को, कि आओ हमारे यहाँ देश पे आक्रमण करो, फिर हम लोग लड़ाई करते रहेंगे, ऐसा उनका अभिप्राय है। उलझा लेकिन के वो लोग रखना ये जैसे रशिया यूक्रेन। हाँ उलझा के रखना रशिया यूक्रेन स्टाइल में। नहीं, नहीं समझा। उलझा के रखना मतलब फंसा के अच्छा, रखना। उलझा के रखना। रशिया वो रशिया चाहते हैं कि ये एक लंबा युद्ध चले और भारतवर्ष को निचोड़ दिया जाए। तो उससे क्या है, वो खुद की इकोनॉमी को या वो अपना जो तंत्र है उसको सस्टेन कर पाएंगे और यूनाइटेड रख पाएंगे। ये प्लानिंग है उनकी, ये तो नजर आ ही रहा है। और ये सारा हो रहा है क्योंकि ये अमेरिका ने ये जो G2 का प्रस्ताव रखा है चाइना को। प्रस्ताव तो बहुत पुराना है लेकिन अभी वो उस पर जोर दे रहे हैं। और हाल ही में 2-3 चीजें हम देख लें जिसके अटकले भी लग रहे हैं, कि जैसे डोवाल साहब चाइना गए थे, जयशंकर जी मॉस्को गए थे, और कल की बात है, कल की या परसों की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है, परसों की बात है शायद, ये जॉन रैटक्लिफ जो CIA का डायरेक्टर है वो मॉस्को में C-17 हवाई जहाज से उतरा था। वो 4 घंटे के लिए ही था। उसने कोशिश करी पुतिन से मिलने की, कुछ संदेशा था, लेकिन पुतिन उससे नहीं मिले। नरोश्किन जो उसके रशियन SVR के हेड है, SVR बाय द वे दर्शकों को बता दूं, रशियन वर्जन ऑफ CIA या RNAW, ठीक है। SVR उनका एक्सटर्नल सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। FSB लोग कहते रहते हैं, FSB इज इंटरनल सिक्योरिटी, FSB इज लाइक FBI और NIA इन इंडिया, ठीक है, वो एक्सटर्नल नहीं है। SVR इज द एजेंसी। तो SVR का हेड है नरोश्किन। तो सरगेई नरोश्किन और लाव्रोव जी, सरगेई है या क्या है वो याद नहीं आ रहा फर्स्ट नेम, बट नरोश्किन है उसके हेड, और लाव्रोव जी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बातचीत करी। और जो कुछ रेड लाइंस बताने की कोशिश करी जॉन रैटक्लिफ ने, रशियन से सुन लिया, बोले ठीक है आप जा सकते हैं।
लेकिन बात कुछ काफी गंभीर दिशा में गई है, क्योंकि कुछ चीजें और नजर आई उसके बाद। एक तो अमेरिका में एक हवाई जहाज होता है E6 बोल के, ये नॉर्थरॉप कॉर्पोरेशन बनाती है, जो अभी बोइंग का हिस्सा है। ये एक कमांड एंड कंट्रोल जहाज है, और उनका प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक की संभावना है या कोई ऐसा कैलामिटी या कैटास्ट्रोफी आ जाए, तो गवर्नमेंट का सेकेंड लाइन जाके सरकार को संभाल सकती है जब तक कि वो आपातकाल स्थिति समाप्त ना हो जाए। ऐसे 4 जहाज हैं, चारों के चारों कल हवा में थे फॉर 24 आवर्स। तो शायद कुछ थ्रेटनिंग वर्ड्स एक्सचेंज किए गए थे, और एक अटकल ये भी लगाया जा रहा है कि शायद रशिया फाइनली झल्ला के यूक्रेन पे चढ़ाई कर दे, और अगर यूरोप इंटरवीन करे तो न्यूक्लियर भी जा सकता है, पूरी चीज न्यूक्लियर हो सकती है। तो ये एक लगाया जा रहा है, इसकी संभावना अच्छी है, क्योंकि रशिया सीम्स टू बी मोबिलाइजिंग 500,000 न्यू ट्रूप्स, 5 लाख सैनिक, ये वन सपोर्ट वाले, लॉजिस्टिक्स वाले, इंजीनियर्स नहीं, कॉम्बैट सोल्जर्स उन्होंने मोबिलाइज किया है, जिसमें चेचनिया से नए 70,000 सैनिकों का भी मोबिलाइजेशन हुआ है, बाकी रशिया के दूसरे प्रांतों से। तो ये लग रहा है कि एक जनरल ऑफेंसिव जिसका बहुत दिनों से लोग सोच रहे थे कि होगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ था। रशिया वाज कॉन्टेंट जस्ट टू डिफेंड जो 4 ओब्लास्ट उन्होंने लिए हैं प्लस क्राइमिया, उसको डिफेंड कर रही थी और थोड़ा सा आगे की तरफ पुश किया था। लेकिन अभी अगर वो जनरल ऑफेंसिव की दिशा में बढ़ जाते हैं, वो बेलारूस से फिर से अटैक कर सकते हैं, और फिर जहां पे उन्होंने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं ईस्ट ऑफ द नाइपर रिवर, वहां से भी आ सकते हैं। तो इसकी संभावना लगाई जा रही है। तो वो हुआ तो एक वहां पे भी युद्ध की स्थिति है। तो हर चीज इंडिया के लिए नहीं है, लेकिन इंडिया भी उसमें एक शामिल है, क्योंकि अगर विश्व युद्ध की स्थिति आती है तो इंडिया को ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इस वाले एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ने भी, जो एक हमारे हिसाब से एक सड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है विश्व के हिसाब से भी, उसने भी घोषणा किया कि इंडिया इज अ स्विंग स्टेट। क्योंकि जो पीछे एक ब्यूरोक्रेटिक तंत्र चलता है, जो डीप स्टेट का नुमाइंदा है, तो वो तो चलती रहेगी, वो अपना काम करती रहेगी, सरकार चाहे किसी की भी हो। तो उसी वहां से ही उसी के लोगों ने कहा है कि इंडिया स्विंग स्टेट है। तो अगर इंडिया स्विंग स्टेट है तो वो किसी भी हालत में इंडिया को दूसरे पक्ष में जाने नहीं दे सकती। ब्रिक्स का जो अभी समिट यहाँ पे आने वाला है, उसमें शी जिनपिंग पहले नहीं आ रहे थे, डोवाल जी जाते हैं और एक ही दिन में संदेशा आता है कि शी जिनपिंग एक तो किर्गिस्तान में एससीओ का मीटिंग हो रहा है, उसमें मोदी जी से मिल रहे हैं, और उसके 10 ही दिन बाद 400 बिजनेसमैन और एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके वो यहाँ पे आ रहे हैं ब्रिक्स के लिए, जिसमें ये नजर आ रहा है कि वो ब्रिक्स करेंसी नेटवर्क जिसकी बात हम करते रहे हैं, वो शायद अनाउंस कर दिया जाए बेस्ड ऑन ब्रिक्स पे, विच विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूपीआई एंड एमब्रिज जो चाइना का है। तो उससे सबसे ज्यादा खतरा किसको है, आप ही बताइए। ऑब्वियसली अमेरिका को है। तो अमेरिका ने अपने जो कारकुन और जो छोटे प्यादे छोड़ के रखे हैं यहाँ पे इस रीजन में, यानी कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की। और बाय द वे सऊदी अरेबिया तो इफेक्टिवली अब इंटरनेशनल उसमें चेंजेस तो होते हैं, लेकिन वो दगाबाज निकला, वो इस पाले में जाके बैठ गया, शायद अपनी ही इनसिक्योरिटीज के वजह से। इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी थी सऊदी अरेबिया ने, लेकिन अब वो पैसा खींच के वो अपने ही देश में इन्वेस्ट कर रही है। तो देव लेफ्ट अस हाई एंड ड्राई, इधर पाकिस्तान को वो पैसे सप्लाई कर रही है। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि वो पैसे सप्लाई किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो 7-8 हजार टन नया असला उतरा है, और पिछले 1 साल से जो सामान आ रहा था, जो नए जहाज खरीदने की बात करी है, जो नए 4 फ्रिगेट इन्होंने चाइना से मंगवाए हैं, जो 4 नए सबमरीन अभी आ रहे हैं जिसकी एक की डिलीवरी हो गई है, ये फाइनेंस कौन कर रहा है? अमेरिका तो नहीं कर रही है। अमेरिका के फाइनेंस करने की कुछ क्षमता है नहीं। वो उसके जर्नल्स को खरीदने के लिए 10-12 मिलियन डॉलर्स दे सकती है, लेकिन बिलियंस में अभी वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो ये सऊदीज में छोड़ दिया गया है। सऊदीज ने सोचा ये सुंदर सस्ता टिकाऊ तरीका है हमारे अपने रेजिम को बचाने का, तो पाकिस्तान को क्यों ना सपोर्ट कर दिया जाए, इंडिया जाए भाड़ में। तो इसमें ऐसा है कि बहुत बड़ा, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसको हम किस तरीके से डील करेंगे उसके ऊपर ये पूरा हमारा फ्यूचर निर्भर है। तो मैं 2 सिनारियोस दे देता हूं। सिनारियो नंबर 1, एक बड़ा सा ये कोई अपना गंदा सा आतंकी हमला करते हैं, हमारे डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100% स्ट्राइक करेंगे। इस बार जो स्ट्राइक्स होंगे वो टेररिस्ट कैंप्स पे नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी डिक्लेयर्ड पॉलिसी करी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। तो हम वी आर फ्री टू अटैक पाकिस्तान इटसेल्फ। हम लोग इन्वेशन नहीं करेंगे, हम लोग उसमें घुसेंगे नहीं, घुसपैठ नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम स्टैंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस वेपन से, और हमारे पास बहुत भारी तादाद में बहुत अच्छे वेपन्स हैं जो प्रोवन है। वी विल टेक आउट ऑल देयर एयर बेसिस, विल टेक आउट कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियर एसेट्स, और उनके जो असला और ईंधन, ये सब जो स्टोर्स हैं उसको उड़ा दिया जाएगा पहले ही स्ट्राइक में, और ये 15 मिनट 20 मिनट के अंदर हो जाएगा सारा का सारा। ओके, जब ये हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, सिवाय ये कि वो खुद युद्ध करे, आक्रमण करे, नहीं तो उसकी सरकार वहां बचेगी नहीं, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो हम डिफेंसिव खेलेंगे, लेकिन हमारे देश में अब सिनारियो देखिए कैसे दो दिशा में जा सकती है। हमारे देश में 100% गारंटीड है, हमारे सारे जो मित्र हैं देश में वो बोलेंगे कि क्यों ना हम इसी मौके पे पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले लें पाकिस्तान से, उन्होंने चढ़ाई कर दी है, और इसी मौके का फायदा उठा के बांग्लादेश से रंगपुर और चिट्टागोंग ले लें। तो ये डिमांड्स उठेंगे भारतवर्ष के अंदर, 100% उठेंगे, और किस हद तक सरकार उस डिमांड को रेजिस्ट कर पाती है या उस पे वो काम करती है, इसके ऊपर है। अब वो जो दो सिनारियोस, नंबर 1 सरकार मान लेती है चलो ये मौका है, उठा लो, पीओजे के उठा लो और गिलगिट बाल्टिस्तान ले लो। मीरपुर वाला इलाका छोड़ दो, वहां पे सारे जिहादी भरे हुए हैं, कोई उसमें वो ज्यादा हेडेक लेने वाली बात है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान लेके वकान कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सेस है वो ले लिया जाए। पुतिन साहब का स्टेटमेंट जो आया था कि हर हालत में भारतवर्ष के साथ हम एक नया वो नॉर्थ साउथ बनाएंगे और एक रेलवे लाइन भी होएगा, तो वी विल हैव डायरेक्ट ट्रेड। चाबहार का रूट इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चाबहार बंदर अब्बास के थ्रू, पर वो सबसे लॉजिकल रूट है, क्योंकि वो सी एंड देन लैंड उस टाइप का एक रूट है, वो पहाड़ों के थ्रू नहीं जाता है, लेकिन वो एरिया बहुत अस्त व्यस्त है। लेकिन अगर हमारे पास गिलगिट बाल्टिस्तान आ जाता है तो ये कंटिन्यूअस हमारे पास एक सेंट्रल स्टेबल एशिया टेरिटरी, जी स्टेबल टेरिटरी आती है। तो हम लोग जो है शायद उस दिशा में बढ़ जाए, कॉस्टली होगा, क्योंकि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि पहाड़ों पे असॉल्ट करने के लिए फोर्स स्ट्रेंथ होना चाहिए ऑलमोस्ट 6 to 8:1। उसके दूसरे तरीके हैं, मॉडर्न वॉरफेयर के चलते हम लोग उसको 6 to 8 के बजाय 3:1 से भी कर सकते हैं। मैं इसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में कि वो कैसे होगा, वो टू मच बताना हो जाएगा। कुछ और लोग भी सुनते हैं इसको। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा जर्नैल हूं जो सारे हमारे युद्ध के राज जानता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई मैं हिंट दूं ही क्यों इन लोगों को। तो प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि उस दिशा में अगर हम जाते हैं तो ये एक कंटिन्यूअस युद्ध चलता रहेगा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। पाकिस्तानी लोग तो बाज नहीं आएंगे, हार तो मानेंगे नहीं, उनका सब कुछ दे भी लो तो भी बोलेंगे हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, जो हमने पहले भी देखा। ये इनकी टेंडेंसी है, वो लोग ख्याली पुलाव में जीना पसंद करते हैं। जब ये बाय द वे मक्का पैक्ट हुआ, पाकिस्तान की सड़कों पे ये लोग वो लड़ियां जला रहे थे, वो दिवाली जैसी अच्छा, लड़ियां होती है ना, हाँ, जीत गए, जीत फायरवर्क्स गए, हो रहा जीत था। गए। उनको, हाँ, उनको लगा कि यार क्या बहुत बड़ा तोप मार लिया, और पाकिस्तान से भी बड़ा सेलिब्रेशन बांग्लादेश में हो रहा था जो उसका मेंबर भी नहीं है। तो ये लोग, इनकी जो बुद्धि है वो वैसी है, तो उस बुद्धि को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग अटैक करते रहेंगे, और वो चाहते भी यही है कि यही हो। इस तरीके से हम सिंध पंजाब को कम से कम यूनाइटेड रखें, और जो भी बचे कुछ थोड़े बहुत बलोच या थोड़े बहुत पश्तो अभी भी इनके पाले में, उनको भी इनके साथ वो रख लें। तो इंडिया के लिए उस समय ये जरूरी नहीं है कि ये लंबा चले, क्योंकि यूक्रेन में तो यूक्रेनी लोग यूनाइटेड है ना, एक तरफ हैं। यहाँ पे बलोच भाई और पश्तून वो तो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। पश्तून जो है वो जो लॉजिकल है कि वो अफगानिस्तान का पार्ट बने, और बलोच अपना खुद का स्टेट नेशन बनाए, जो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है। तो भारतवर्ष 100% उनके साथ मिलकर करेगा। उसका इन्होंने क्या सोचा है पता नहीं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ईरान को जो न्योता गया है उसको हल्के में ना ले। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ईरान को मना लिया जाए, और ईरान अगर ये मक्का पैक्ट ज्वाइन कर दिया फिर वो बलोच स्टेट का बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईरानी उस तरफ से अटैक करेंगे, इस तरफ से तो वो क्रश कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और है इसमें मैं जोड़ देता हूं कि
ये ईरान को जो न्योता है वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना चाहिए कि कल ही ईरान और ओमान ने एग्री कर लिया कि वो फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल लगाएंगे या उसको हम रेगुलेट करेंगे। लेकिन ईरान ने फिर कंडीशन डाली कि ये यूएस को हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी जो हम चाहते हैं, और कुछ शर्तें हैं जो यूएस मानी नहीं थी। तो अब आप जॉन रैटक्लिफ साहब का जो विजिट है उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, यूएस क्या चाहती है, हॉर्मुज का स्ट्रेट जो पहले खुला हुआ था, इन्होंने ही बंद किया, ट्रंप ने ही बंद किया, फिर से खोलने की कोशिश करें। वो चाहते हैं कि हॉर्मुज का स्ट्रेट खुल जाए और हम अपना पिंड छुड़ा के यहां से निकल लें। वो यही चाहते हैं, क्योंकि वो अब इसराइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे। फंस ठीक गए। है, तो हो सकता है, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं कि ये मोस्ट लाइकली है कि शायद वो इसीलिए बात करने गए थे कि भैया मान ले, मनवा ले इनको, हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो बात नहीं कर पा रहे हैं और पाकिस्तानियों को पूरी तरह से वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इस वक्त ईरान के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रशिया और चाइना का ही है। ठीक है, तो इसलिए वो शायद वहां पे गया था। तो ये एक कारण और हो सकता है। लेकिन शायद रशियंस का जो जवाब था उसके कारण ये लोग काफी भयभीत हो गए और उन्होंने वो E6 प्लेन्स को, कमांड कंट्रोल वाले प्लेन्स को, उसका वो किया, प्रोटोकॉल बेस्ड एक्सरसाइज किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष पे वो युद्ध वाले बादल हैं, बादल नहीं है, मतलब ये तय है, कुछ ना कुछ ये होएगा। दूसरा सिनारियो ये है कि हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं लेते हैं, हम लोग ये स्टैंड ऑफ स्ट्राइक करके पाकिस्तान का पूरा जो मिलिट्री वो है, माइट है, उसको डिस्ट्रॉय करते ही रहते हैं। इतना उसको हम लोग डिग्रेड कर देते हैं। वो बोलते हैं ना, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मैं कह रहा हूँ सप्रेशन ऑफ एनिमी मिलिट्री एसेट्स, ऑल ऑफ देम, जो मेन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सबको पस्त कर दे, एंड देन अलाउ द बलोच एंड द पश्तून्स टू अटैक, डू द ग्राउंड फाइटिंग, लेट देम डू द ग्राउंड फाइटिंग। हम लोग सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, तो उससे भी अपना काम बन जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हमारे लिए गिलगिट बाल्टिस्तान लेना, वी कैन सिंपली वॉक इन एंड टेक ओवर। तो जनता का जो प्रेशर है उसको यूज कर, मतलब उसमें आके ये डिसीजन सरकार को नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ये वो ज्यादा कॉस्टली होगा, ज्यादा लॉन्ग ड्रॉन आउट शायद चले। हम लोगों को बहुत बुद्धिमानी से स्ट्राइक करके इनको अस्त व्यस्त कर दो, उनका लड़ने की क्षमता समाप्त कर दो, एंड लेट द बलोच एंड द पश्तून्स डू आवर वर्क, एंड देन वी वॉक इन एंड टेक ओवर। ये पहले से एग्रीमेंट करके तय होगा। इसमें एक फाइनल तड़का मैं ये जोड़ देता हूं, और जो मैं बार बार कहता आया हूं कि चीनियों को हमसे क्या चाहिए, हमसे वो मार्केट चाहिए, और उनका जो पुराना sun Yat-sen का वो 5 फिंगर्स पॉलिसी था कि तिब्बत हमारा है, तिब्बत का तवांग भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, वो लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि ब्रिटिश जो एग्रीमेंट था 1913 का तिब्बत के साथ, उसके तहत वो हो नहीं सकता, और रैटक्लिफ लाइन जो बनी हुई है जिसको वो लोग नहीं मानते और हम भी पूरी तरह से नहीं मानते हैं बाय द वे, तो उसको सेटल नहीं किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इससे भी बड़ा चाइना के लिए क्या है, देखो, आप अगर बड़े मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकते हो तो उससे भी बड़े मुद्दे को सॉल्व करो तो ये ठंडा पड़ जाए। वो मुद्दा क्या है, चाइना को डीप सी एक्सेस चाहिए। उसका सारा जो स्ट्रगल है, चाहे वो पूरब की दिशा में हो जहां पे वो फर्स्ट आइलैंड चेन से घिरा हुआ है, फ्रॉम जापान ऑल द वे टू फिलीपींस, बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये सारे अमेरिका के वैसल स्टेट्स हैं। तो उसको अभी इसीलिए उसने सीपेक बनाया था, जो खत्म हो चुका है, और वहां पे पूरा एक सिविल वॉर की स्थिति है, तो वैसे भी वो अनस्टेबल है। तो वो एक्सेस ठीक से बनानी है उसका। सबसे बढ़िया एक्सेस चाइना को कैसे मिल सकता है, सबसे बढ़िया एक्सेस इज थ्रू इंडिया, इट्स नॉट थ्रू पाकिस्तान, इट्स नॉट थ्रू बांग्लादेश, इट्स नॉट थ्रू म्यांमार। इंडिया ऐसा एक ज्योग्राफिक लोकेशन है, हमारा जो पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन के अंदर जट करता है। आप इंडियन ओशन में जाओगे तो इसका मतलब आपको यूरोप का एक्सेस भी मिल जाएगा, गल्फ के तेल का एक्सेस भी मिल जाएगा। तो अगर इंडिया का जो रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर तो लगभग बना ही दिया है, वो ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है, उसको पूरा कर देंगे, वी चार्ज अ वेरी नॉमिनल टोल, लेट द चाइनीज एक्सेस इट। उनके सामान को आने जाने का वो सुविधा दे दो, हमारे को भी बेनिफिट मिलेगा, हम हमारे थ्रू वो ट्रेड करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलता है उसका इकोनॉमिक। और जो सीपेक है, जो उत्तर में पश्तून एरिया से, गिलगिट बाल्टिस्तान, पश्तून एरिया और बलूचिस्तान से होके गुजरती है, उसका आप दे दो चाइना को एक्सेस, उसको सिक्योर कर दो। जो नए स्टेट्स बनेंगे तो चाइना को क्या आपत्ति हो सकती है, वो सोचे कि चलो वो भारतवर्ष जो हमारा राइवल है उसको नीडल करने वाला पाकिस्तान नहीं रहा, तो ठीक है नहीं रहा, लेकिन हमें ये गेन मिल गया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चाइना के लिए।
चाइना इटसेल्फ बिकम्स मोर सिक्योर इन दैट सेंस। तो ये चीज नेगोशिएट किया जा सकता है। और म्यांमार की दिशा में जो एक इनडायरेक्ट एक्सेस है वाया बे ऑफ बंगाल, प्लस उनका जो फेंटनिल का धंधा है और जो रेयर अर्थ का धंधा है वो भी वहां पे है, तो उसमें भी हम चाइना के साथ मिल बांट के खा सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसी को ट्रस्ट करो। अरे ट्रस्ट तो आप इसराइल को भी मत करो, फ्रांस को भी मत करो, रशिया को भी मत करो। पूरी तरह से किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। किसी को कम ट्रस्ट करो, किसी को थोड़ा सा छूट दे दो। चाइना के केस में ट्रस्ट मत करो, लेकिन अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना, उसको यूज करके इंडिया शुड सॉल्व द पाकिस्तान प्रॉब्लम। तो अगर ये लोग ये चीज करते हैं तो हमारे लिए वो खुल जाता है मार्ग कि हम लोग इसमें से उभर के एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन जाएं। और वो पाकिस्तान नाम का जो कार्बांकल है हमारे पीठ के ऊपर, वो बहुत बड़ा फोड़ा होता है ना पीठ में, कभी कभी आ जाता है, तो वो कार्बांकल जो है वो हम नासूर की तरह उसको निकाल के फेंक, और पाकिस्तान के लोग भी बेहतर रहेंगे। क्योंकि ये जो मिलिट्री स्टेट है उसको अगर समाप्त कर दें और उसको थोड़े से लिबरल दिशा में धकेल दे, जैसे ईरान के लोग भी चाहते हैं, जैसे यूएई में ऑलरेडी है, और बाकी कई मुसलमान देश हैं वो भी प्रोग्रेसिव दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान भी उस दिशा में हो जाए तो जिहाद वाली जो सरदर्दी है वो भी समाप्त हो जाएगा। कश्मीर का इशू ऑटोमेटिकली सॉल्व, कुछ बचा ही नहीं सपोर्ट करने वाला, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। और वो जो लुंगी वाले हमारे पूर्व में उछलते रहते बांग्लादेशी पागल, वो भी समझेंगे कि भैया इंडिया तो एक्चुअली बड़ा ताकतवर निकला, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी लुंगी आर्मी जाके अब रिक्शा में जाके लाठियों से इंडिया पे कब्जा नहीं कर सकती है, तो वो लोग भी नीचे आ जाएंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ी गुत्थी का सोल्यूशन हो सकता है। मैं इसमें इस चैलेंज में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देखता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि चैलेंज तो आएगा, खर्चा भी होगा, एक ग्लोबल रिसेशन आने की संभावना भी है, एक इंडियन धीमी मंदी भी आने की संभावना है इन सब चीजों, जब तक ये रिजॉल्व ना हो। और ये तब होगा जब हमारे देश में भी एक तांत्रिक परिवर्तन यानी सिस्टेमिक चेंज आ रहा है हमारे देश के अंदर, पॉलिटिकल चेंज एंड गवर्नेंस चेंज, कई सारी चीजें चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज। तो जब ये चल रहा है उसके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, लेकिन ये जो है ये वो प्रॉब्लम है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, हमें इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। War is coming. That means war is coming. Yes, Very soon. war is coming. जैसे वो गेम ऑफ थ्रोन्स में था, And we are ready for it. We are ready for it. इसमें रशिया चाइना तो एक साथ नजर आ ही रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत किस साइड बैठेगा या फिर भारत अपने लिए सोचेगा? ब्रिक्स को बहुत पैनी निगाहों से हमें देखना पड़ेगा। जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, जैसा जितना आप इकोनॉमिकली अलाइंड हो जाते हो फिर आप युद्ध नहीं करोगे, झगड़े करोगे, युद्ध नहीं करोगे। तो चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट के कारण कम हो जाते। तो यही चीज है, ये एक समझदारी की चीज होगी, इसको हम अच्छी तरह समझदारी से अगर खेलें तो ठीक होगा। हाँ, चाइना देखिए जैसे सिंकियांग पे वो पुराने उसके जो टैक्टिक्स हैं वो करती रहती है। सिंकियांग में वो एक्सरसाइजेस कर रही है, लाइव फायर एक्सरसाइजेस। सिंकियांग इज राइट नेक्स्ट टू लद्दाख। ये सारे वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं चाइना के, वी शुड जस्ट इग्नोर इट। कुछ वो कर नहीं सकते उससे, ठीक है ना। मैं एक चीज और बोल दूं कि चाइना जो है कभी किसी के पाले में नहीं जाएगी, क्योंकि उसका वो कल्चर ही नहीं है। चाइना प्लेज अ गेम कॉल्ड गो, गो बोल के एक गेम है। वो गेम कुछ ऐसे है कि 19 by 19 एक मैट्रिक्स होता है। जैसे चेस में हम 8 by 8 64 घड़ाएं होती हैं, घड़े होती हैं, उसमें खेलते हैं। तो ये जो है गोटियां होती हैं गोल गोल, काले और सफेद, और इसका एम होता है कि जो नोड्स है ना, यानी ये एक ग्रिड है, ये एक पॉइंट है, उस पे जो गोटी पड़ी हुई है उसको चारों तरफ से घेर लो तो वो आपके कब्जे में आ गया। इट इज अबाउट कैप्चरिंग सर्टेन पॉइंट्स, और उस हिसाब से पॉइंटिंग होता है। तो चाइना का आप देख लीजिए, ये उनका 3000 साल पुराना गेम है। वो गो ही खेलते हैं, वो किसी एक के साथ मित्र नहीं है, उसके साथ में किसी और के साथ भी होएगा उसके दूसरे डायरेक्शन में, और वो हर एक को घेरने की कोशिश करती है अंदर से बाहर से, और वही वो करती आई है। साइऑप्स में मैंने बताया था, साइऑप्स भी वही घेरने वाली ही चीज है, वो चाहे अंदर से करे या बाहर से करे, ठीक है। पाकिस्तान को सपोर्ट देती है, बांग्लादेश को देती है, जस्ट बिकॉज वो इंडिया को घेर के रखना चाहती है। मॉलडीव्स या श्रीलंका को अपने पाले में करना चाहती है, नेपाल को अपने पाले में करना चाहती है। ये सब वो घेरने वाली स्ट्रेटेजी है, उसको लगता है कि घेरना ही इज इक्वल टू विक्ट्री।
और हमारा जो देश है वो चतुरंग से निकला है, उसका फिलॉसफी। चतुरंग मिलिट्री गेम है, लेकिन इट्स ऑल्सो गेम ऑफ चांस। उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, वो डाइस डाइस होता है ना, उसको भी चला जाता है, और बाकी फिर स्ट्रेटेजिकली सोचा जाता है। यानी कि यू कीप इंसर्टिंग अनसर्टेनिटी, क्योंकि वास्तव जो है दुनिया, वो कोई स्ट्रक्चर्ड आउटकम के बेसिस पे तो होता नहीं है कि आपने ऐसे फोर्स बना लिया और फिर उसको कैप्चर करो, जो गो है। तो हम लोग चतुरंग खेलते हैं। चतुरंग में तरह तरह की फौजें होती हैं, और चांस भी होता है कि आप जीत रहे हो, सडनली एक चाल चल के एक नया डेंजर खड़ा हो जाए, अब आप कैसे उसको टैकल करोगे। तो भारतवर्ष का जो थिंकिंग है ना, वो ज्यादा बहुत काफी फ्लेक्सिबल है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ही हमको उस दिशा में ले जाएगी जीत की ओर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, चाइना को हम हैंडल कर सकते हैं। एक सिंपल एग्रीमेंट तो ये है कि ठीक है, हमारे जो प्रॉब्लम्स वो हैं, पहले इनको निकालो, गोरों को निकालो। चाइना एकदम मानेगी, गोरों को निकालते हैं, उनको घेर के निकाल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, चलो तुझे कुछ नहीं करना, मत कर, क्योंकि तेरे बहुत बड़े बड़े बिजनेस में संबंध है, हम ही कर लेंगे, हम दूसरे तरीके से करें, तू बस इतना मान जा। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, अगर हम उनको एक्सेस दे दें। ये गारंटी हमें देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव देम ब्लू ओशन, डीप सी हार्बर एक्सेस, जिससे वो लोग इंडियन ओशन और यूरोप को एक्सेस कर पाए। क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेट्स सी वेयर इट गोस। बहुत सारी डेवलपमेंट्स चल रही है इस वक्त। कीप एन आई, ऑल्टरनेट मीडिया पे हम कवर करते रहेंगे। मैं और दादा वैसे भी बड़ा मजा आता है हमें, हमारा फोन के ऊपर भी बातें यही हो रही होती है कि क्या इधर क्या चल रहा है, व्हाट इज व्हाट हैपनिंग। लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। एंड जाते जाते मैं नेपाल के लिए स्पेशली बहुत सारी प्रेयर्स करना चाहूंगी। ये जो तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पे जो हुआ है, जिसमें बहुत सारी जाने गई हैं, तबाही जो हुई है वो हुई है, जाने बहुत गई है। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। थैंक्स टू चाइना, तिब्बत एरिया में जो उन्होंने, बॉर्डर एरिया में जो उन्होंने डिफॉरेस्टेशन और टोटल रेकलेस कंस्ट्रक्शन किया है, उसकी वजह से ये तबाही आई है। इट इज़ नॉट नेचुरल, इट इज़ मैन मेड। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। थैंक यू दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।